हेलो एवरीवन, दिस इज़ हीना एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं जो है यहाँ पे आज दो सिद्धांत लेके अब कवर कराऊँ क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ गया है। आज हम थार्नडाइक का नियम और पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। थार्नडाइक का सिद्धांत, जो थार्नडाइक थे वो यूएसए के थे, ठीक है, अमेरिकी मनोविज्ञानी थे। उन्होंने पशु मनोविज्ञान भी कहा जाता है इनको। ये जो थे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के भी नाम से भी थार्नडाइक को जाना जाता है। 1874 और 1949 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये जो थे सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगर क्वेश्चन में ये आए कि इन्होंने सीखने का जो सीखने का सिद्धांत है वो कब दिया था, तो 1898 में दिया था। और यही क्वेश्चन आ जाए कि उन्होंने सीखने का नियम कब दिया था, तो सीखने का जो नियम था तो 1913 में दिया था। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं, ये अमेरिकी मनोविज्ञानी थे तथा पशुओं पर प्रयोग किया था। थार्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। ये सिद्धांत 1913 में प्रतिपादित किया था। अब ये इन्होंने जो है चूहे पे, बिल्ली पे प्रयोग किया था, ठीक है। तो इन्होंने एसआर थ्योरी दिया था। एसआर मतलब होता है एस मतलब होता है स्टिमुलेशन और आर मतलब होता है रिस्पॉन्स। एस मतलब जो होता है उद्दीपक, वह वस्तु या स्थिति जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे। जैसे आपका जैसे लक्ष्य हो गया, पानी हो गया, भोजन हो गया। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है DSSB में नौकरी करना है। उसके लिए आपको सीटेट क्रैक करना है, ठीक है। तो सीटेट क्रैक करना या DSSB में नौकरी करना, ये आपका उद्दीपक है, ठीक है। और अनुक्रिया क्या होता है? अनुक्रिया, इसके लिए आप दिन रात पढ़ाई करेंगे, यहाँ से मटेरियल लेंगे, वहाँ से यूट्यूब से पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। तो ये सब क्या कर रहे हैं? आप अनुक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। देखिए उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ये जो है भूखी बिल्ली, इनके प्रयोग में जो है एक भूखी बिल्ली थी जो सीखने के लिए प्रेरणा थी। इन्होंने क्या किया था कि एक भूखी बिल्ली को बॉक्स में बंद कर दिया था, ठीक है। और वहाँ पे एक जो शटर था वहाँ पे उन्होंने मछली लटका दिया था। अब वो भूखी बिल्ली जो है उसे मछली को पाने के लिए पंजे मार रही थी इधर उधर। वो खूब गलती कर रही थी। गलती करने के बाद वो सही डायरेक्शन पे गई तो उसने पिंजरे जो शटर है उस पे पंजा रखा, वो शटर खुला, उसे मछली को ले ली और खा ली, अपना भूख मिटा ली, ठीक है। तो उसने त्रुटि अनुक्रिया का सिद्धांत भी दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सीखने के लिए पुनः बलन जो है केंद्रित होना चाहिए, यानी पुनः बलन बार बार करने की इच्छा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने, देखिए ये सब आप देख लीजिएगा। हाँ, इन्होंने 3 नियम दिए थे। इन्होंने जो है नियम तो 2 दिए थे, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम 3 प्रकार के थे, ठीक है। एक था तत्परता का नियम, एक था अभ्यास का नियम और एक था प्रभाव या परिणाम का नियम। और जो गौण नियम थे वो 5 प्रकार के थे। तो पहले हम पढ़ते हैं मुख्य नियम। जो मुख्य नियम है, पहला है तत्परता का नियम, ठीक है। जब किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार रहते हैं तथा उसी कार्य में आनंद होता है, वह शीघ्र कर लेता है, उसे तत्परता का नियम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि और जो अभ्यास का जो नियम होता है, मैं इसको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। इसमें बार बार हम किसी कार्य को करते हैं, ठीक है, और इसमें गलती भी होती है। तो इसमें जो मतलब कार्य के करने से जो गलतियां होती हैं उसे अभ्यास का उस गलतियों से हम सीखते हैं, तो उसे अभ्यास का नियम कहते हैं। फिर उसके बाद हम तत्पर प्रभाव का नियम। जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति को अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव का नियम कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि भूखी बिल्ली है, ठीक है। भूखी बिल्ली पे उन्होंने कहा, तो भूखी बिल्ली जो है उसको क्या है कि भूखी बिल्ली जो है वो पिंजरा खोलने के लिए तत्पर है, ठीक है। उसको तत्परता है कि पिंजरा खुले, भूख मिटे उसका। तो वो पिंजरा खोलने के लिए तत्पर है। इसके लिए वो बार बार प्रयास करती है, ठीक है। इधर पंजा मारती है, उधर पंजा मारती है। तो ये जो है अभ्यास करती है, ठीक है। और उसके बाद वो सीख जाती है। और उसके बाद जो है तो वो पिंजरा खोल के मछली को प्राप्त करके अपना भूख मिटा लेती है। तो इसका प्रभाव क्या हुआ? भूख मिटाना प्रभाव का नियम से हो गया। अब चलिए 5 नियम जो गौड़ नियम है वो क्या है। इन्होंने 5 गौड़ नियम दिए हैं, ठीक है। पहले बहु अनुक्रिया का नियम,
बहु अनुक्रिया के नियम ये होता है कि किसी कार्य को करने के लिए कई प्रकार से अनुक्रिया अपनाया जाता है, उसमें सही अनुक्रिया का प्रयोग जो है भविष्य में उपयोग किया जाता है, वो बहु अनुक्रिया का उपयोग होता है। ठीक है, सही अनुक्रिया करने से पूर्व जो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं उसी को हम कहते हैं बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा उन्होंने दिया था मनोवृत्ति का नियम या मानसिक विकास का नियम। किसी कार्य को हम जिस मनोवृत्ति, मन या मेहनत से करेंगे वैसे ही सफलता मिलेगी। ठीक है, अगर हम अच्छे मतलब खुशी से करेंगे तो सफलता की दृष्टि से, सफलता का मन बना के करेंगे तो हमें सफलता ही मिलेगी। ठीक है, इस तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट कर किया जाता है उस कार्य में जो सफलता जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो। अधिगम तभी प्रभावी होता है जब हम उसे छोटे छोटे कार्य में बांट के करते हैं। तीसरा नियम है सदस्यता का नियम। सदस्यता का नियम ये होता है कि जैसे देखिए, इसको आंशिक क्रिया के नियम को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास एक जगह रोटी है, ठीक है, टेबल है, बॉक्स है, पेन है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? रोटी। तो उसे हम रोटी को ही मतलब हम रोटी को ही चुनेंगे ना। तो दिए गए कई उद्दीपक में से प्राणी केवल उसी पर प्रतिक्रिया करेगा जिस पर वह आवश्यकता को, जिससे उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए, तो रोटी से, है ना। तो ये आंशिक अनुक्रिया का नियम हो गया। अब आता है सदस्यता का नियम। ठीक है, एक आता है सदस्यता का नियम। इसमें क्या होता है कि पहले व बाद में जितनी समानता होगी वो दोबारा नहीं सीखना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये स्कूल है, ये स्कूल है और ये रास्ता है, तो यहाँ से हमको जाना है, तो एक बार हम सीख लेंगे तो हमको दोबारा नहीं जाना पड़ेगा, हम अपने आप चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सदस्यता का नियम। एक पांचवा आता है साहचर्य का नियम। ठीक है, साहचर्य का नियम वो होता है कि जिसमें अगर दो परिस्थितियां पूरी तरह से मेल खाएं तो स्थानांतरण 100% होगा। जैसे गुथरी ने एक स्थानापन्न का नियम जो दिया है ना, वो इसी नियम से रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं। देखिए, इन्होंने जो है अपने सिद्धांत का कई नाम दिया है, जैसे उद्दीपक अनुक्रिया का नियम, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। ठीक है, फिर अधिगम के बंध का सिद्धांत, प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, ऐसा थ्योरी भी के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। चलिए फिर आगे अब हम पढ़ते हैं पावला का क्लासिकल सिद्धांत यानी परंपरावादी अनुबंधन का सिद्धांत। जो ये थे, जो पावलाव जो थे वो जो थे रूस के थे ये। ठीक है, इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या सहज अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी इनकी जो थ्योरम है वो मानी जाती है। सी और थ्योरी यानी होती है कंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, चलिए ये जो थे रूस के थे तथा इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पे प्रयोग किया था और ये पेशे से जो थे शारीरिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था जो कंडीशन रिफ्लेक्शन था, कंडीशन रिफ्लेक्स था। और इन्होंने 1904 में नोबेल पुरस्कार प्रयोग किया था। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इनका प्रयोग ये था कि एक व्यक्ति जब ऑपरेशन के द्वारा उसी लार ग्रंथि को बाहर निकालकर एक नली के द्वारा एक बीकर में जोड़ा गया, बाकी लार टपकने की वास्तविक मात्रा, ताकि जो है जो लार है वो बीकर में आसानी से आए और तथा उसकी वास्तविक मात्रा को देखा जाए। जब पावलोव ने इसके लिए इन्होंने 4 स्टेप को फॉलो किया था। ठीक है, 4 स्टेप ये थे कि उन्होंने एक एनस दिया था। ठीक है, ये जो होता है न्यूट्रल स्टिमुलस। ठीक है, फर्स्ट उन्होंने दिया था। सेकेंड उन्होंने दिया था UCAS अनकंडीशनल स्टिमुलस और UCR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और चौथा उन्होंने दिया था CR यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स। इन्होंने देखिए 4 चरणों को फॉलो किया था। इन्होंने कुछ शब्द दिए थे जो मैं यहाँ पे आप लोग को बता दी हूँ। ठीक है, हाँ चलिए यहाँ पे देखिए अनकंडीशनल रिस्पॉन्स उन्होंने 4 चरण में इन्होंने बताया था। ये देखिए क्या होता है, मैं पहले इसको समझा लेती हूँ। यूसीएस क्या होता है? यूसीएस जो होता है अनकंडीशनल
स्टिमुलस, ये जो है स्वाभाविक उद्दीपक है, और CS जो होता है कंडीशनल स्टिमुलस यानी अस्वाभाविक उद्दीपक है। यूसीएस यानी होता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी स्वाभाविक उद्दीपक। जैसे जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स वो होता है जो अपने आप आता है। चलिए इसको समझते हैं। देखें, पावलोव ने पहले चरण में क्या किया कि यूसीएस दिया तो उसे यूसीआर प्राप्त हुआ, यानी उसने भोजन दिया। भोजन क्या है? यूसीआर, अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी ये बिना कंडीशन का एक अनुबंधित जो है उद्दीपक है भोजन। तो उन्हें यूसीआर प्राप्त हुआ, यानी उससे लार, अगर हम भोजन देते हैं तो लार ही टपकेगा। ठीक है, ये उन्होंने यूसीआर दिया। ठीक है, जो क्रियाएं जो स्वतः हो जाती हैं, जो कार्य स्वतः होती हैं, और जो कार्य स्वतः होती हैं उसे यूसीएस कहते हैं, और जिस कार्य से स्वतः क्रिया होती है उसे यूसीआर कहते हैं। यानी लार का टपकना यूसीआर हो गया। सेकेंड में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सीएस दिया। ठीक है, सेकेंड में देखिए एनएस है ना, न्यूट्रल रिस्पॉन्स, यानी घंटी की आवाज़ दी तो क्या लार टपकेगा? नहीं टपकेगा ना। घंटी की आवाज़ देंगे तो लार नहीं टपकेगा, वो चौकन्ना ज़रूर हो जाएगा। तो एनएस अगर वो घंटी की आवाज़ है, अगर घंटी की आवाज़ है तो उसका यूसीएस क्या होगा? यूसीआर रिस्पॉन्स क्या होगा? कान का खड़े होना, भौचक्के होना। ठीक है, तो अगर देखिए उसने पहले स्टार्टिंग में एनएस दिया। ठीक है, यहाँ समझते हैं। पहले में उसने पहला जो चरण था यूसीएस था, यूसीएस में यूसीआर प्राप्त हुआ। सेकेंड चरण में उसने क्या किया? एनएस, यानी जो है घंटी की आवाज़ थी। ठीक है, घंटी की आवाज़ थी तो इसका यूसीआर क्या होगा? यूसीआर होगा डर जाना। ठीक है, थर्ड चरण में उसने क्या किया? थर्ड में क्या किया कि घंटी की आवाज़ दी। ठीक है, और प्लस भोजन दिया। ठीक है, तो घंटी की आवाज़ जो होती है एनएस है। ठीक, भोजन जो है यूसीएस है। तो उसको जो रिस्पॉन्स मिलेगा लार टपकना। ठीक है, लार टपकना। लेकिन जब ये जो घंटी की आवाज़ है वो घंटी की आवाज़ देता है, ठीक है, और उसके बाद वो भोजन देता है, तो वो जो एक कंडीशन हो जाएगा ना, तो जो उसका एनएस है, जो घंटी की आवाज़, वो सीएस में चेंज हो जाएगा। उसको आदत पड़ जाएगा कि वो घंटी की आवाज़ के बाद ही खाना देता है। ठीक है, तो घंटी की आवाज़ और ये भोजन, उसका लार टपकना जो है स्वाभाविक हो जाएगा। और ये जब अब ये कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? कुछ समय बाद ये हो जाएगा कि उसको सिर्फ घंटी की आवाज़ से उसका लार टपक जाएगा। यानी सीएस, यानी घंटे की आवाज़, वो भोजन नहीं भी देगा तो उसका सीआर क्या होगा? लार टपक जाएगा। घंटी की आवाज़ सुनते ही वो लार टपका लेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो, पावलोव ने जो शब्द दिया था उद्दीपक सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया था। एक उन्होंने उद्दीपक सामान्यीकरण ये होता है कि जब एक जैसी अनुक्रिया का होना, जैसे घंटी की जगह थाली बजाना, हारमोनियम बजाना या गिटार बजाना, पर वो किसी तरह की भी आवाज़ सुनने से जो होता है वो लार टपकाएगा। ठीक है, जैसे कि उसको पता है कि घंटी बजाता है तो लार टपकता है, तो वो किसी प्रकार की आवाज़ सुनेगा तो वो लार ही टपकाएगा। नेक्स्ट उन्होंने वर्ड दिया था उद्दीपक विभेदन। देखें, जब यूसीएस या सीएस के अलावा कोई नया उद्दीपक प्रस्तुत करने पर कुत्ता लार नहीं टपकाता है, क्योंकि यूसीएस व सीएस ना होकर एनएस है। मतलब अगर देखा जाए, अगर आप मान लीजिए कि आप उसे भोजन दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि रुकिए, उद्दीपक, जैसे कुत्ता जो है भोजन घंटी से लार टपकाता है। ठीक है, अगर उसे मान लीजिए कि उसे पेन दिखाने पर वो लार नहीं टपकाएगा। उद्दीपक विभेदन ये होता है कि मान लीजिए उसे घंटी या भोजन दिखाने से वो लार टपकाता है, लेकिन अगर हम कहेंगे कि उसे पेन दिखाने से, चौक दिखाने से वो लार टपकाएगा, तो वो लार नहीं टपकाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च श्रेणी का उद्दीपक। देखिए क्या होता है कि जब एक सीएस से दूसरे नए सीएस पर लार टपका दिया जाता है, जैसे घंटी की आवाज़ के बजाय जो है
टॉर्च दिखा दे तो भी लार टपकाएगा, तो ये उच्च श्रेणी का अनुकूलन है। और निम्न श्रेणी का अनुकूलन ये होता है जिसमें जो है यूसीएस की सहायता से सीएस पर लार टपकाया जाए, तो वो सीएस पर लार टपकाया, जैसे मान लीजिए सीएस क्या कंडीशन हो गया, जैसे लार टपकाना, मान लीजिए भोजन है, ठीक है, तो भोजन से वो लार टपकाता है तो वो निम्न श्रेणी का है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ अगर हम भोजन की है, चॉकलेट है, कोई भी स्वादिष्ट चीज़ है तो वो लार टपकाएगा ही, ठीक है, तो ये निम्न श्रेणी का उद्दीपक है। लेकिन अगर हम उसे घंटी बजा मतलब उसे भोजन की जगह हम टॉर्च दिखाते हैं फिर भी वो लार टपकाता है, तो ये उच्च श्रेणी का उद्दीपक हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। जो विलोपन होता है, लगातार घंटी बजाएं बट भोजन ना दी जाए तो वो लार टपकाने की अनुक्रिया जो है गायब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि घंटी पेट थोड़े भरेगी, है ना। तो क्यों ये देखिए, एक होता है आदर्श अंतराल। आदर्श अंतराल ये होता है कि घंटी बजाने और भोजन देने के बीच 5 जो है, घंटी बजाने और भोजन देने के बीच उसे 5 सेकंड का ही डिफरेंस होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 0.5 से 5 सेकंड तक का ही डिफरेंस होगा, तभी लार जो है आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। ये आदर्श विलोपन है। देखो, घंटी या भोजन के बीच एक निश्चित अंतराल होना चाहिए। एनएस को सीएस बनाना तभी संभव है जब अंतराल जो है निश्चित हो, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने दिया था स्वतः पुनः लाभ। स्वतः पुनः लाभ ये होता है कि अगर सीएस यानी घंटी की आवाज़ को हटाकर यूसीएस यानी भोजन अकेले प्रस्तुत किया जाए तो भी लार टपकेगा, इसे ही स्वतः पुनः लाभ कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया है। हाँ, पहला क्वेश्चन है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में क्या शामिल है? पहले भोजन उसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई, या पहले ध्वनि उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया गया। तीसरा है भोजन और ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किया गया। चौथा है सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया। तो आप लोगों को पता है कि पहले घंटी बजाई गई उसके बाद भोजन दिया गया, ठीक है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में भोजन का अनुबंधन की भाषा में क्या कहते हैं? देखो, भोजन जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस है, यानी अनुबंधित जो है अनानुबंधित उद्दीपक है, जो स्वाभाविक, इसे स्वाभाविक उद्दीपक भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत संबंध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पावलोव ने। परंपरागत यानी पुरानी होती हैं, पावलोव ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को बात नहीं होगा, बाध्य होगा। यहाँ पे बाध्य नहीं कर सकते हैं। इस कहावत की पुष्टि सीखने के किस नियम से संबंधित है? तो आप लोगों को पता है तत्परता का नियम। हम तत्पर इसीलिए, हम पढ़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमको एग्ज़ाम निकालना, हम इस एग्ज़ाम निकालने के लिए तत्पर हैं। उसी प्रकार घोड़ा है, अगर उसे प्यास नहीं लगेगी, प्यास के लिए वो तत्पर नहीं है, तो वो खाना नहीं पिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आरपीएससी में इसे माना गया है तत्परता का नियम, लेकिन कहीं कहीं इसका आंसर अभ्यास का कार्य भी है, लेकिन ये मेरे ख्याल से ऑथेंटिक है, तो आप लोग तत्परता का नियम ही मानिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।